Hello everybody, a very warm good afternoon to all of you and welcome to Unacademy. This is your educator Surbhi and I welcome you all to the India's largest online learning platform of Unacademy. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everybody is doing fine and well. And okay, so let me tell you आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या है. आज हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के, ठीक है, एनिमल किंगडम के वेरियस टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स, वेरियस फाइलम्स के बारे में. ठीक है, इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है एंड व्हाट आर ऑल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फाइलम विल हैव. और आज हम एक एक फाइलम को सेपरेटली बात करेंगे दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच फाइलम. ठीक है, हम सारे फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स आज स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग आज स्टडी करेंगे अबाउट देयर फंक्शन एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. तो ये सारी चीजें आज हम के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्टिंग विद द लेक्चर लेट मी गिव माय इंट्रोडक्शन. सो माय नेम इज सुरभि एंड जो लोग मेरी क्लासेस पहली बार कर रहे हैं, ये मेरा प्रोफाइल है एंड आई एम अ PhD student and right now I am doing PhD and I have qualified CSIR examination in June 2019 and also I have qualified GATE exam. Now coming to the next part, that is Unacademy and its advantages and its benefit. So Unacademy के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस जहाँ पे आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो अपने एजुकेटर्स के साथ. आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो. आप वहाँ पे बहुत सारे पोल्स ऑर्गेनाइज होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. And you will get a chance to join the different kind of test series and quiz sessions. तो लाइव टेस्ट और क्विज का भी ऑप्शन आपको मिलेगा. साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड डिजाइन में प्रोवाइड कराया जाएगा जहाँ पे आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर कराते हैं. ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ 5 यूनिट करा दिया, 6 यूनिट करा दिया, पूरा का पूरा 13 यूनिट आपको कंप्लीट कराया जाएगा और उसमें से आपको जो पढ़ना है वो यूनिट आप चूज करके पढ़ सकते हैं. ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है टू ऑल द कंटेंट ऑफ द अनअकैडमी. वो कोई लाइव वीडियो हो या फिर वो कोई रिकॉर्डेड वीडियो हो, आप सारी वीडियोस को लाइव देख सकते हो या फिर अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो रिकॉर्डेड वर्जन भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा. तो ये 4 फीचर्स के साथ जो अनअकैडमी है वो हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म है. अनअकैडमी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन सारे फैसिलिटीज के साथ. तो मैंने जो भी आपको बातें बताई वो हो गई किसके बारे में, प्लस सब्सक्रिप्शन की क्लासेस. अब प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावे यहाँ पे फ्री में भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, पर ये जो फ्री क्लासेस होती हैं दे आर स्पेशल क्लासेस. और इन स्पेशल क्लासेस के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक तो सबसे बड़ी बात हो गई कि ये फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है. सिंपली आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके. वहाँ पे आप अपना गोल सेलेक्ट करो और गोल सेलेक्ट करने के बाद आप स्पेशल क्लासेस की कैटेगरी में जाओगे तो वहाँ पे बस आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके आपको मेरा नाम सर्च करना है, दैट इज सुरभि कुमारी. एंड वो नाम सर्च करने के बाद आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी और वहाँ पे आप आराम से मेरी क्लासेस, मेरे लेक्चर्स को देख सकते हो. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट थिंग हियर इज, अगर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ना है और अपनी पूरी प्रिपरेशन हमारे साथ करनी है, पूरी प्रिपरेशन जो है वो A to Z अगर हम बात करें 1 यूनिट to 13 यूनिट अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, then you can go for the subscription. And while going for the CSIR UGC NET subscription, these are the various plans जो आपके लिए अवेलेबल है different months के लिए. और जब आपको एग्जाम देना है उस अकॉर्डिंग प्लान वो आप परचेज कर सकते हो. लेट से आप 6 मंथ्स के प्लान के लिए जा सकते हो, 12 मंथ्स के प्लान के लिए जा सकते हो, 24 मंथ्स के प्लान के लिए जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड जब आप एग्जाम देने वाले हो. एंड जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो तो आप मेरा रेफरल कोड यूज ले सकते हो, दैट इज सुरभि01 टू गेट 10% ऑफ. ठीक है, जो भी अमाउंट होगा उसमें से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा जब आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे SURBHI01. ठीक है, ओके. So in the last class we have discussed about the animal phylogeny and how the classification is based upon the organization level, how the animal are classified on the basis of their body plan, on the basis of their symmetry, on the basis of their germ layer or coelom, then the basis of systems, different systems, circulatory system, digestive system, respiratory system, excretory system, and also we have discussed the classification on the basis of development. तो जो भी ये क्लास नहीं किए हो बच्चों, वो आप पिछला वीडियो जाके मेरा देख सकते हो जिसमें ये टॉपिक्स हमने कवर किए. आगे चलते हैं. तो ये क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि टोटल 9
क्लासेस में हमने फाइलम में डिवाइड किया है पॉडीफेरास, नाइडेरियंस, प्लैटीहेल्मिन्थेस, नेमेटोड्स, मॉलस्क, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेटा। और इनके बारे में हम आज एक एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊंगी, पूरा डिटेल नहीं जा रही हूं मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है हर एक फाइलम का वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगी आपके साथ। सो द फर्स्ट फाइलम वी हैव इज पॉडीफेरा। सो पॉडीफेरा की सबसे पहली चीज क्या होती है, दैट दे हैज अ कैविटी एंड इट्स कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जोसील। इनके पास होती है एक कैविटी और उस कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। एंड दे हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, और इस कैनाल सिस्टम में क्या होता है, वाटर इन करता है, वाटर आउट करता है थ्रू स्पेसिफिक पोर्स, ठीक है। एंड दिस कैनाल सिस्टम इज बेसिकली फॉर न्यूट्रिशन। तो वाटर से जो न्यूट्रिशन आएगा इसके पास वो इस कैनाल सिस्टम के थ्रू आएगा। इसके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आउट जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें वो इस कैनाल सिस्टम के थ्रू होती है। एंड the next thing is their canal system has a specific type of cells. So these canal system has lining of specific cells that are collar cells, या फिर हम इनको specific cells बोलते हैं coenocyte cells, ठीक है। इनको हम या तो collar cells बोलेंगे या फिर coenocytes बोलेंगे। And these coenocytes, with these coenocytes several flagella are attached. इनके साथ बहुत सारे flagella जो होते हैं वो attached होते हैं। Why? Because this flagella will allow the movement of water. ये flagella क्या allow करेगा, movement of water allow करेगा, ठीक है, in the porifera organism. So this is the thing of the canal system. Canal system basically take part in the movement of water, and through water they will have their nutrient exchange, they will have their excretory product exchange, and these canal system has lining of collar cells, or you can call it as coenocyte cells. And these coenocyte cells has large number of flagella attached to their surfaces, जो कि water के movement में help करता है by beating themselves. Next important characteristics of Podifera are they have spiculous skeleton. ठीक है, इनके पास क्या होता है, spiculous skeleton होता है, मतलब इनके surface के ऊपर spicules kind of structures होते हैं, these kind of spicules होते हैं, ठीक है। And another important point is these organism are hermaphrodites. ये क्या होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब इनका मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है, और इसमें भी दे आर स्पेसिफिक कंडीशंस दैट इज नोन एज प्रोटोगाइनस। सो वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट द ऑर्गेनिज्म कैन बी हर्माफ्रोडाइट और डायोक्सियस। इफ द ऑर्गेनिज्म इज हर्माफ्रोडाइट मीन दे कैन बी प्रोटोगाइनस और प्रोटोएंड्री. So protogynous organisms are those in which female reproductive organ is developed first. So Podifera like sponges are the category of hermaphrodites जो क्या होते हैं, protogynous होते हैं. So these are the important points you should remember in the Podifera part. So they have a cavity that is known as a spongocyl. They have a canal system for the nutrition uptake and for the excretion. And these canal systems are lined by collar cells. Collar cells को हम coenocytes भी बोलते हैं, and इन coenocytes के ऊपर flagella attached होते हैं to allow the movement of water. And they have spicules on their skeleton, and they are hermaphrodite animals, specifically protogynous type. तो ये सारे points आपको याद रखने हैं related to the porifera. Clear? चलिए next चलते हैं हम सेलेंट्रेट्स की तरफ। सेलेंट्रेट्स या फिर हम इनको बोल सकते हैं नाइडेरियंस। तो सेलेंट्रेट्स और नाइडेरियंस के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें जाननी है। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर इज दे हैव अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है इनके पास, एंड इन कैविटी के अंदर उनके फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। इन बेसिकली दीज सेलेंट्रेट्स दे हैव अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म that is known as alternation of generation. ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लाते हैं विद इन देयर लाइफ स्पैन, एंड दीज प्रोसेसेस आर नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और हम उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस मींस दे विल एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स in their lifespan. One form is the polyp form and another form is the medusa form. So polyp form में क्या होता है, polyp form is basically the fixed
फॉर्म, मतलब ये पॉलिप फॉर्म जो होगा वो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा, फिक्स्ड फॉर्म होगा। एंड this is particularly cylindrical shaped structure that is attached to a substratum and they are usually the asexual phase. जब organism अपने asexual phase में रहता है reproduction के, then it will be existing as a polyp form. In medusa form, so it is a form जो कि क्या होता है, umbrella like structure आपको दिखता है, and these are free form. ठीक है, so this is cylindrical fixed form, this is umbrella like and फ्री फॉर्म, एंड दीज आर द सेक्सुअल स्टेजेस जहां पे ऑर्गेनिज्म गैमेट्स बनाएगा और गैमेट्स का फ्यूजन करके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस आपके हो जाते हैं किस ऑर्गेनिज्म के अंदर, सिलेंट्रेट्स के अंदर। एंड अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर दी सिलेंट्रेट्स हैव स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स मींस दे कैन इजीली टारगेट देयर होस्ट सेल, और होस्ट सेल को वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जिसको बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स या फिर नीडोब्लास्ट, उनके थ्रू उनको क्या करता है, टारगेट करता है। ऑल्सो दे हैव अ स्पेसिफिक लेयर दैट इज नोन एज मीजोग्लिया, बिकॉज सिलेंट्रेट्स आर व्हाट, दे आर एसिलोमेट्स, दे डू नॉट हैव अ लेयर, मिडिल लेयर इन बिटवीन देयर एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, so they will have a mesoglea, that is hypothetical mesodermal layer between their epidermis and their gastrodermis. ठीक है, so they have a specific layer that is known as mesoglea. Okay, next thing is they have a specific प्रोटीन मॉलिक्यूल सीक्रेटेड दैट इज नोन एज हिप्नोटॉक्सिन। ठीक है, ये स्पेसिफिक टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं दैट आर नोन एज हिप्नोटॉक्सिन्स दैट आर वेरी डेंजरस, और ये अगर किसी होस्ट सेल को रिलीज कर देंगे अगर होस्ट सेल के ऊपर, तो होस्ट सेल को वो क्या कर देंगे, डेड कर देंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड कमिंग टू द एग्जांपल्स ऑफ टू मेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिलेंट्रेट्स फैमिली आर फाइजेलिया एंड सी एनीमोन। सो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आप बोल लो या फिर इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स बोल लो इस सिलेंट्रेट्स फैमिली का। So the first thing here is they have a gastrovascular cavity and they have a specific lining of mesoglia between their epidermal cell and their endodermal cell, and they are supposed to release hypnotoxins to target their host cell. They have stinging cells or they have nidoblast cell to protect themselves on their surfaces, and these cilentrates are showing alternation of generations by the process of metagenesis, जहाँ पे ये दो different form में exist करते हैं, polyp and medusa. Polyp form is the fixed form or the cylindrical form, and medusa form is the umbrella like free form, or we can say it as a sexual form. Okay, now the next important thing is classification of these cilentrates. So basically you have to know few important characteristics. So basically the cilentrates are divided on the basis of their generations, मतलब उनमें पॉलिप फॉर्म है या मेड्यूसा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म ज्यादा डोमिनेटिंग है. So they are classified into 4 different classes: Anthozoa, Scyphozoa, then Hydrozoa, and then Cubozoa. ठीक है, so these are the 4 classes, subclasses we can say, in which cilentrates are divided. So basically Anthozoa, they have a major lifespan having the polyp configuration or polyp kind of generation, and the major examples here are C. anemone and Codus. ठीक है, और इनका मेजर फॉर्म क्या होता है, पॉलिप होता है. क्वेश्चन इससे आता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. Scyphozoa, they have major generation existing as the medusa, means it is the asexual form. And for the Hydrozoa cilentrates, both polyp and medusa will exist. ठीक है, in equal amount. So अगर हम बात करें कि कौन से ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा एविडेंट होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो इट इज इन द हाइड्रोजोआ, एंड इसके एग्जांपल्स होते हैं ओबेलिया एंड फाइजेलिया. ठीक है, तो इसके 2 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हो गए, ओबेलिया और फाइजेलिया. और इस हाइड्रोजोआ के पास क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत ही एविडेंट होता है. And the next category is Cubozoa, that has a major form representing the medusa, that is a free form structure. Okay, and its polyp form is there in the early developmental phases, but it is reduced when the organism will develop into an adult one.
So basically, coelentrates are divided into 4 subclasses. Anthozoa, that is a polyp form. It doesn't have alternation of generation. Sea anemone and corals. Then the Scyphozoa, it will exist in the medusa form. It will also not show any kind of alternation of generation. Then the next is Hydrozoa, that will show evident alternation of generation mechanism. It has both polyp and example is Obelia and Physalia. And next thing is the Cubozoa, that has some kind of alternation of generation but during the embryonic phases. Once the organism will become adult, it will have predominantly as a medusa form and its polyp form is reduced. So these are the 4 classes of coelentrates and their important characteristics. Now we are going to see the important characteristics of the phyla Platyhelminthes. बारे में बात करने वाले हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में. So the next thing we are going to discuss is about the Platyhelminthes. Platyhelminthes is the next phylum related to the animal kingdom. And अगर आपको Platyhelminthes के बारे में बात करें तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है. So their representative organisms are tapeworms. एंड फर्स्ट पॉइंट हियर इज देयर नर्वस सिस्टम. इनका जो नर्वस सिस्टम होता है उसके बारे में एक स्पेसिफिक पॉइंट है. देयर नर्वस सिस्टम इज लाइक अ लैडर. ठीक है. एंड दे हैव स्पेसिफिक काइंड ऑफ फ्लेम सेल्स प्रेजेंट फॉर द एक्सक्रीशन. सो देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज फ्लेम सेल्स एंड दे आर hermaphrodite animals. Means the male and female organ both are there in the same organism. Then there are acoelomates. ठीक है. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हो गई वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में कि इनका जो नर्वस सिस्टम होता है इट हैज अ स्पेसिफिक लैडर लाइक स्ट्रक्चर एंड देन देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नोन एज फ्लेम सेल्स. दे आर hermaphrodite and they are acoelomate organism and the representative one is the tapeworm. Okay. Now coming to the next phylum, that is ओके मैं थोड़े से पॉइंट्स स्केलमिंथिस के हैं मेरे पास तो मैं वो यहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ. So few points related to Aschelminthes. So basically their representative organism is roundworm. Sorry. And they are pseudocoelomates. ठीक है. ये क्या होते हैं? ये pseudocoelomates होते हैं. They will not undergo sexual reproduction. इनके पास कोई sexual reproduction की कैपेबिलिटी नहीं होती है एंड दे आर pseudocoelomates and their body has a gut that is surrounded by a body wall. ठीक है. कोई मिडिल मीजोडर्मल लेयर यहाँ पे नहीं होती है. दे आर pseudocoelomates. यहाँ पे प्रॉपर सिलोम कैविटी नहीं होता है एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विथ अ thin layer of cuticle and this cuticle is now followed by the epidermal layer and this epidermal layer is now followed by the muscle layer. So these are the basic characteristics of Aschelminthes phyla, that they have pseudocoelomates. They are pseudocoelomates and the representative organism is roundworm. They have cuticle, epidermal and muscle layer and they are not showing any kind of sexual reproduction characteristics. Fine. Okay. Now coming to the next phyla, that is annelids. So here important point is their nervous system is basically ring like. ठीक है. So इसको हम बोलते हैं ring ganglia nervous system. इनका nervous system जो होता है वो ring kind of structure से बना होता है तो इसको हम ring ganglial nervous system बोलते हैं. And their excretory organ is particularly metanephridia. ठीक है. इनके excretory organs क्या होते हैं? उनका नाम होता है metanephridia for excretion. And they have very prominent segmentation in their body both internally as well as externally. ठीक है. So segmentation is there and their skeleton, that is exoskeleton, is particularly, for example अगर हम earthworm की बात करते हैं तो earthworm के केस में एक special characteristic होता है that the skeleton of the earthworm is hydraulic in nature. ठीक है. वो हाइड्रोलिक, वो बहुत स्लिपरी लेयर होता है अर्थवर्म के ऊपर और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोलिक एक्सोस्केलेटन इट विल एबल टू मूव. सो दिस हाइड्रोलिक
layer present over the surface of the Earth's form is required for their locomotion. Now the next thing is the annelids will undergo indirect development and their common larva is trochophore larva. Okay? And also when you talk about the silkworm and other categories, so they have a specific kind of structures called as clitellum that is required for cocoon formation. So these are some important points. एक बार फिर से मैं आपको बताऊं. So annelids have their nervous system in the form of ring ganglia. They have nephridia, metanephridia for excretion. They have metameric segmentation in their body both externally as well as internally. The skeletal of the particularly earthworm, they have a hydraulic layer present on their exoskeleton, and this hydraulic layer is responsible for locomotion. Then they have clitellum structure that is present on their surface, specific kind of structures, and these are required for cocoon formation in the silkworm. Okay, and in the earthworm, sorry. And next category is they have a larva that is known as trochophore larva participating in their indirect development. These are important points related to the annelids. Now coming to the next thing, that is mollusk. So mollusk, basically mollusks are the second largest phylum. ठीक है, ये क्या होते हैं? ये second largest phylum है. And they are basically, their body is covered with a thick cell. ठीक है, and these cells are made up of calcium carbonate particles. And their body is unsegmented. Okay, and the body is basically divided into three parts. There is a head, then there is a muscular foot, and then there is a hump. Okay, so the anterior part is the head, the posterior part is the muscular foot, and the middle part is the hump. And the mollusk has a specific organ जिसको हम बोलते हैं rasping tongue. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं rasping organ या फिर rasping tongue, and it is there for feeding. ठीक है, फूड को इनगल्फ करने के लिए rasping organ जो है वो हेल्प करता है. Then they have nephridia as their excretory organ, nephridia, and they have specific some categories of mollusk have specific excretory organ जिसको हम बोलते हैं organ of Bosonus. ठीक है, organ of Bosonus, it is excretory organ present in the mollusk category. ठीक है, so mollusk has nephridia as well as organ of Bosonus as their excretory organ. They have a cell on their outer covering that is composed of calcium carbonate. They are unsegmented. They are the second largest phylum. Their body is divided into three parts. Head is the anterior part, then the exterior part is the muscular foot, followed by a hump. And they have a specific organ that is rasping tongue required for feeding. So these are some important characteristic features of the phylum Mollusca which you have to remember. Fine. Okay, now coming to the largest phylum, that is Arthropoda. So ये क्या होता है? ये होता है largest phylum of the animal kingdom, and basically their body is segmented, but segmentation is usually कहाँ? Internally. यहाँ पे externally कोई segmentation नहीं होता है. Their exoskeleton, इनका जो बाहर की कवरिंग होती है, exoskeleton की कवरिंग होती है, their exoskeleton is basically chitinous in nature, and उनका जो exoskeleton होता है, usually this exoskeleton casted off during the process of growth. ठीक है, अगर कोई इंसेक्ट की हम बात करें तो इंसेक्ट जब ग्रो करता है तो वो अपने उसका जो आउटर कवरिंग होता है एक्सोस्केलेटन काइटिनस लेयर उसको कास्ट ऑफ कर देता है ड्यूरिंग ग्रोथ. एंड दिस प्रोसेस ऑफ कास्टिंग ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन ड्यूरिंग द ग्रोथ इज नोन एज एक्डाइसिस. यू कैन कॉल इट एज एक्डाइसिस या फिर मॉल्टिंग. So molting or ecdysis is a process by which the arthropoda will able to shed off its exoskeleton element during the growth phase. And next important point is they have joint appendages. So joint appendages is a very important characteristics of phylum Arthropoda, and these joint appendages are present externally, and their body is divided into head, thorax and abdomen.
So basically for annelids, their body is divided into three parts: head, muscular foot and hump. And for arthropoda, their body is divided into head, thorax and abdomen. ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज हो जाती हैं बॉडी डिफरेंशिएशन की. इन आर्थ्रोपोडा हेड होता है, मिडिल और देन thorax, then followed by the abdomen. So these are the three differentiated structures present in arthropods. Clear? Okay. Now coming to the last phylum before the chordates is the Echinodermata. The Echinodermata, they are basically structures and they have no segmentation in their structure. पहली बात हो गई कि यहाँ पे segmentation नहीं होता है. The echinoderms has a special structure for the flow of water across the structure, and these water vascular system, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ambulacral canal. ठीक है, there is a presence of ambulacral canal for the water flow in case of echinodermata, और ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दे हैव अ फीट, जो किस तरह का होता है? दे हैव अ ट्यूब फीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन, एंड दीज ट्यूब फीट लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर फॉर फूड कैप्चरिंग, एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड ऑल्सो द एकाइनोडर्मेटा हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पैडिसिलेरिया, एंड दीज पैडिसिलेरियाज आर देयर फॉर डिफेंस. ठीक है, सो दे हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ट्यूब फिट, that is for locomotion, food capturing and respiration. Then they have a pedicillaria that is for defense. They have no segmentation. They have a specific water vascular system known as ambulacral canal. And the examples in the Echinodermata categories are sea anemones, sea urchins, starfishes. ठीक है, तो ये हो गई किसके बारे में बातें? इकाइनोडर्मेटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्लियर? नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे डिस्कशन की वो है अबाउट द chordates. So basically chordates are the animals or chordates are the kingdom जिसको हम फोर स्पेसिफिक फीचर्स से आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, 4 स्पेसिफिक फीचर्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर है हम उसको कॉर्डेट बोलेंगे. फर्स्ट इज द डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड. अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है तो हम उसको कॉर्डेट बोलेंगे. इसके साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या होती है? इसके पास नोटोकॉर्ड होना चाहिए. Then they have a pharyngeal gill slit. Pharyngeal gill slit की अगर हम बात करें तो वो या तो एम्ब्रियोनिक फेज में हो या एडल्ट फेज में हो, कहीं भी हो तो हम उसको एज अ कॉर्डेट बोलेंगे. Then there is the availability of post anal tail. So these are the 4 characteristics जो कि हम कॉर्डेट पे देखते हैं, और इस कैटेगरीज के बेसिस पे ही हम कॉर्डेट में किसी ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं. तो फर्स्ट इज द डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, देन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, देन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ pharyngeal gill slits, then there is the presence of post anal tail. ठीक है, सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, और कौन से स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक फेज में है, कौन से स्ट्रक्चर्स एडल्ट में है, उसके बेसिस पे हम कॉर्डेट्स को 3 डिफरेंट सब क्लासेस में या फिर सब फाइलम में डिवाइड करते हैं. So the phylum chordate is divided into 3 subphylum. One is the urochordate, another one is the cephalochordate, and next is the vertebrate. ठीक है, 3 सबफाइला हो गई. ये क्या है? ये सबसे पहले है सबफाइल, urochordates, cephalochordates and vertebrates. So basically urochordates, they are the most primitive one. ठीक है, and in this kind of organisms, in the urochordates, नोटोकॉर्ड की हम बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बट ओनली इन लार्वा. नोटोकॉर्ड जो है वो लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, बट ये ऑर्गेनिज्म जब एडल्ट बन जाते हैं तो इनका नोटोकॉर्ड क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है. सो इसका मतलब क्या है कि जो लार्वा है वो मोर एडवांस्ड है देन द एडल्ट.
because larva has the notochord, so larva is more advanced than their adult organism. So these kind of organization जहाँ पे larva ज़्यादा advanced है और adult से, so these kind of development is known as retrogressive development of larva. और यूरोकॉर्डेट्स होते हैं वो रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करते हैं अपने लार्वा का. लार्वा ज्यादा एडवांस होता है, एडल्ट लेस एडवांस होता है. ठीक है, तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द next category of urochordate is they have open circulatory system. Then their body surface is covered with a specific tunica layer. ठीक है, और ये tunica layer होता है, बना होता है tunic polysaccharide से for providing protection. ठीक है, and the example, most common example here is the herdmania. So herdmania are the examples of urochordates showing the retrogressive larval production, जहाँ पे लार्वा के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लार्वा के अंदर डॉर्सल नर्व कोड प्रेजेंट होता है, बट एडल्ट में जाते जाते सारी चीजें डिजेनरेट हो जाती है. सो दे आर शोइंग रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल स्टेजेस. देन दे हैव अ ट्यूनिका लेयर ऑन देयर आउटरमोस्ट कवरिंग प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन, एंड ऑल्सो द ट्यूनिका हैज सेवरल काइंड ऑफ पिगमेंट्स अटैच्ड ऑन देयर सर्फेस. तो इन यूरोकॉर्डेट्स को हम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिका लेयर हम इनको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं. And the common example here is herdmania. Clear? Okay. Now the next category is cephalochordates. ठीक है, तो cephalochordates की important feature क्या होती है? इनमें notochord जो होता है वो present होता है from head to tail throughout their life. ठीक है, यहाँ पे notochord throughout their life present होता है. So they are the true chordates. They are the first true chordates. जो हमारे यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, they are the chordates but not true one. Why? Because their adults do not have the notochord. तो ये primitive chordates होते हैं. And the first true chordates are the cephalochordates, जहाँ पे head और tail के पूरे distance के along आपके जो notochord होता है वो present होता है. And the common example for the cephalochordates are the lanceolates and amphioxus. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या था, याद है सबको? हर्डमेनिया. ठीक है, सो इतना ही पॉइंट यहाँ पे जरूरी है. नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड द मोस्ट एडवांस्ड कॉर्डेट्स दैट आर द वर्टिब्रेट्स. तो इनके पास नोटोकॉर्ड, डर्सल नर्व कॉर्ड जो कि हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, देन फेरिंजियल गिल स्लिट्स वो भी इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है. तो ऑल द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्डेट्स आर देयर इन द वर्टिब्रेट्स. दे आर द मोस्ट एडवांस्ड वन. Okay, so coming to its further division, so vertebrates are basically divided into 2 classes again based upon the presence or absence of jaw. ठीक है, तो फर्स्ट इज द ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम डिफाइन करें तो फर्स्ट इज द एग्नाथा एंड सेकेंड इज द नैथोस्टोमाटा. ठीक है, एग्नाथा मीन्स जॉ इज एब्सेंट, नैथोस्टोमा मीन्स जॉ इज प्रेजेंट. तो अगर जॉ प्रेजेंट है, दीज काइंड ऑफ जॉ लाइक स्ट्रक्चर्स माउथ में, तो दे आर द नैथोस्टोमा, एंड अगर जॉ एब्सेंट है तो दे आर द एग्नाथा. तो एग्नाथा हम बात करें तो इस एग्नाथा में 2 क्लासेस आती है मेनली. तो एक क्लास जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेकोडर्मिस. ठीक है, ऑस्ट्रेकोडर्मिस, एंड दीज आर द क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एग्नाथा दैट आर एक्सटिंक्ट. ठीक है, ये अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. वर्टिब्रेट जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब वो अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं. द नेक्स्ट कैटेगरी इज द साइक्लोस्टोमाटा. This is the only living vertebrate, most primitive one. ठीक है, वर्टिब्रेट में भी पहले एग्नाथा होते थे जो प्रिमिटिव है, फिर उनके मोर एडवांस्ड हो गए तो वो हो गए नैथोस्टोमा. तो जो मोस्ट प्रिमिटिव थे जो कि स्ट्रेकोडर्मिस, वो ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुके हैं. जो उसके बाद वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं साइक्लोस्टोमाटा,
they are the most primitive vertebrates that are present in the earth at this scenario. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, these are the most primitive ostracodermis होते हैं, लेकिन वो extinct हो चुके हैं, इसलिए cyclostomatas are the most primitive one vertebrate की कैटेगरी में. एंड हियर एग्जाम्पल इज लैम्प्रेस, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है लैम्प्रेस और हॉग फिशेस. ठीक है, सो लैम्प्रेस एंड हॉग फिशेस, दे आर द वर्टिब्रेट्स बट दे डू नॉट हैव जॉ एंड they are the most primitive vertebrates. Okay, now coming to the gnathostomata, so they are the one that has jaw presence and their subclasses are mainly 5. so basically they are divided into 5 subclasses और उसको हम डिफाइन करते हैं PARAM. P for fishes means fish जिस कैटेगरी में आती है, A for amphibians, R for reptiles, A for aves और bird और M for mammals. तो ये 5 कैटेगरीज होती है PARAM परम, that is for gnathostomata that has jaw presence. Clear? Okay, good. Now okay, yes, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, fishes के बारे में, और we can call it as fish. So basically fishes are divided into 3 subclasses again. One is the chondrichthyes, that is the marine fishes. Next one is the osteichthyes, that are the bony fishes, and next one is the placodermid, and these are the subphyla of the pisces that are extinct. ये अभी लिविंग फॉर्म में अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते, ये एक्सटेंट हो चुके हैं ऑलरेडी. तो कमिंग टू द नेक्स्ट 2 कैटेगरीज, इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगी. तो बेसिकली द chondrichthyes, दे आर द मराइन फिशेस एंड इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो दे हैव गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन बट दीज गिल्स आर डिवॉइड ऑफ ऑपर्क्यूलम. ठीक है, ऑपर्क्यूलम इज अ स्पेसिफिक अपर्चर जो कि गिल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है. तो अगर हम मेराइन फिशेस की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑपर्क्यूलम एब्सेंट होता है. एंड इनके जो बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, देयर बॉडी हैज कवरिंग्स दैट इज नोन एज प्लेकोइड स्केल्स. ठीक है, जो कि इनके एक्सोस्केलेटन के एलिमेंट होते हैं. एक्सोस्केलेटन एलिमेंट्स आर प्लेकोइड स्केल्स. Now coming to the next thing, that they has 2 chambered heart. ठीक है, and they are ureotelic. So because they are marine organism, so they are ureotelic. अगर वो fresh water organism होते तो वो amonotelic होते. So important point here is they have gills that is devoid of operculum. They have placoid scales as their exoskeleton. They have a 2 chambered heart. They are ureotelic. And example here is shark, dogfish, torpedo. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आपको याद रखनी है किसके लिए, मेराइन फिशेस के लिए. नाउ कमिंग टू द बोनी फिशेस. सो बोनी फिशेस दे हैव गिल्स विथ ऑपर्क्यूलम. ठीक है, इनकी गिल्स में ऑपर्क्यूलम की कवरिंग होती है. दे आर प्रेजेंट मेनली इन द फ्रेश वाटर बट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन मेराइन वाटर. So they are amonotelic. Their waste product is ammonia. They have mesonephric kidney. Okay. And important characteristic is they have a structure that is known as swim bladder. And this swim bladder is there in bony fishes for providing buoyancy to allow them to float on the surface of the water. So they have a specific structure जिसको हम बोलते हैं swim bladder. एंड एग्जाम्पल्स हो गए बोनी फिशेस के, इल, या फिर आपने सुना होगा फाइटिंग फिशेस, या फिर एंजल फिश जो मोस्ट कॉमनली आप एक्वेरियम में रखते हो. तो दीज आर द काइंड ऑफ फिशेस दैट आर बोनी फिशेस. सो बेसिकली कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर मैं यहाँ से आपको दूं तो pieces are divided into 3 categories: marine fishes, bony fishes and placodermes. Placodermes are the extinct one, and the marine fishes
इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? दे हैव गिल्स विदाउट अपर्कुलम, दे हैव placoid scales, two chambered heart, ureotelic. Example is shark, dogfish and torpedo. Bony fishes, they have gills covered with operculum. They are freshwater organism. Their waste product is ammonia because they have lot of water, and their kidney is mesonephrin kidney. They have swim bladder, a specific structure required for its buoyancy. So these are the characteristics of your fishes. Now the next subphyla of the vertebrates are the amphibians. So amphibians can be both aquatic as well as terrestrial. ठीक है, ये aquatics भी होते हैं और terrestrials भी होते हैं. एंड अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो दे आर मोस्टली द मोस्ट abundantly present in the Devonian period. ठीक है, Devonian period में ये लार्जेस्ट नंबर पे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म थे. एंड इनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होता है दैट इज नोन एज टिम्पेनम. सो दे हैव टिम्पेनम ईयर. इनके ईयर को हम क्या बोलते हैं? टिम्पेनम ईयर बोलते हैं. दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट एंड दे आर बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल. सो अगर हम बात करें लार्वा की, सो दे आर लार्वल स्टेजेस, और इनका जो एडल्ट स्टेज होता है उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. फर्स्ट, देयर लार्वा इज बेसिकली एक्वेटिक and the adult stages are usually terrestrial as well as aquatic, but mainly they are terrestrial. And their larva stage has gills for the respiration, and the adult one has lungs as well as their skin as the respiratory organ. तो अगर amphibians की बात करें, amphibians can have gills, can have lungs and can have skin as their respiratory organ, and they have mesonephric kidney. ठीक है, for the excretory system exchange or the exchange of waste products, and they are ureotelic. Common examples are salamander and hyla, that is frog. ठीक है, तो ये इनके common examples हो गए. So basic characteristics एक बार फिर से देखें. So they are abundant in the Devonian period. They can be aquatic as well as terrestrial. They have a 3-chambered heart. Their ear को हम स्पेसिफिक नाम से बोलते हैं टिम्पेनिंग ईयर. देयर लार्वल स्टेज हैज गिल्स फॉर respiration and they are mostly aquatic. Their adult stage has lungs and skin for their respiration and they are mostly terrestrial. They has a mesonephric kidney and they are ureotelic. Salamander and hyla are the 2 examples. Okay, clear? Fine. Coming to the next part, that is reptiles. So they are the first complete terrestrial organism. ठीक है, amphibians जो थे वो mixture थे, but reptiles are the first organism जो कि सिर्फ और सिर्फ terrestrial होते हैं. ठीक है, and they are showing crawling kind of movement. ठीक है, ये crawling motion शो करते हैं. इनके स्किन के ऊपर क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्केल्स या फिर स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपने क्रोकोडाइल्स में देखा होगा. एंड also their skin has a specific keratin presence to prevent the water loss. In their skin any kind of gland is absent. ठीक है, and they are the organisms that are known as tetrapods, means they have 2 pair of limbs. ठीक है, जैसे ह्यूमन में कैसे होता है 2 पैर होते हैं 2 हाथ होता है, वैसे ही रेप्टाइल्स के टाइम से टेट्रापॉड्स ऑर्गेनिज्म की ओरिजिनेशन होने लगी, जहां पे 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 4 लिम्स और हिंड लिम्स. दे हैव 2 लंग्स, मतलब 1 पेयर ऑफ लंग होता है इनके पास भी, एक्सेप्ट फॉर स्नेक. देन दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल, बिकॉज क्रोकोडाइल हैज 4 चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है, दे विल ऑल्सो हैव अ टिम्पेनम ईयर, मतलब इनमें टिम्पेनम प्रेजेंट होता है इनके ईयर में. And their egg is basically amniotic. ठीक है, इनके एग के अराउंड एक amnion layer प्रेजेंट होता है. They are having internal fertilization. So basically the important points फिर से एक बार मैं आपको बताऊं तो देखो. First of all, they are showing the crawling motion. They are the first complete terrestrial organism. Their skin is covered with scales and spicules, and they have keratin present on their outer covering.
to prevent water loss. They do not have any kind of glands present on their surface. They are tetrapods, means they have two pair of limbs. Usually they have a pair of lungs, that is two lungs, but snake didn't have. Then they have three chambered heart, but crocodiles has four chambered heart. Then they have tympanic ear, that means tympanum is present in their ear. ठीक है, so ये हो गया reptiles के बारे में. I hope it is clear to all of you. Okay, one more subphyla is there, that is apes, or we can call it as birds. ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में. तो बर्ड्स की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? उनके पास एक स्पेसिफिक ग्लैंड होता है, दैट इज नोन एज ऑयल ग्लैंड और प्रिन ग्लैंड. ठीक है, और ये कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ देयर टेल. सो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज द birds have a specific oil gland या फिर prin gland present at the base of their tail, and basically they are also tetrapods where their forelimbs are modified into wings. Okay, their forelimbs are basically modified into wings, and they have feathers present over their एपिडर्मिस. ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं इनके एपिडर्मल लेयर के ऊपर. वाई फेदर्स? टू हेल्प देम इन फ्लाइंग. तो फेदर्स आर देयर टू अलाउ देम टू फ्लाई. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज दे हैव मेटानेफ्रिक किडनी. ठीक है, इनके पास होता है मेटानेफ्रिक किडनी. They have a specific structure that is known as cloaca. Two important characteristics here are they have a oil gland or prin gland at the base of their tail. They are the birds. They have their forelimbs are modified into wings for flying. They have feathers present over their epidermal layer that will help them to fly. And इनके जो bones होते हैं, their bones are एयर फील्ड. मतलब इनके बोन्स में क्या होती है? कैविटीज होती है दैट आर फिल्ड विथ एयर, एंड दीज काइंड ऑफ बोन्स आर नोन एज न्यूमेटिक बोन्स. ठीक है, जहाँ पे बोन्स के अंदर हॉलो कैविटी होता है और उसके अंदर एयर भरा होता है. वाई? टू प्रोवाइड देम लाइटर वेट टू फ्लाई. तो बेसिकली बर्ड्स को लाइट वेट चाहिए ताकि वो फ्लाई कर सके, तो इनमें होती है न्यूमेटिक बोन्स. ठीक है, so their forelimbs are modified into wings. They have feathers present all over their epidermis, and their bones have air-filled cavity that is known as pneumatic bones. So these are the important characteristics of birds in the vertebrate file. So that's all about the animal classification. And I think ये जो टॉपिक मैंने कवर कराया है, मेनली क्वेश्चन जो है आपके वो इसी टॉपिक से आ जाते हैं. अगर इतना पार्ट भी आप कवर कर लोगे तो आई होप कि एनिमल डाइवर्सिटी से जो भी क्वेश्चन आए, मैच द फॉलोइंग पार्टिकुलरली अगर कुछ आता है तो ये सारे ऑप्शन से आप उसको क्लियर कर पाओगे. मैच द फॉलोइंग या फिर ट्रू और फॉल्स या फिर जो ऑप्शंस जहाँ पे ABC ऐसे करके चूज करना होता है, तो अगर आपको थोड़ी सी जानकारी है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो. तो बेसिकली इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे एट द लास्ट मोमेंट, आप पूरी सिलेबस जो है वो डाइवर्सिटी का कवर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है. तो इतना पार्ट अगर आप कवर करोगे तो दैट इज बी मोर देन सफिशिएंट. So that's all about today's lecture. Thank you so much everyone, and yeah, once again, जो लोग नए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट. और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. और आप चाहते हो कि हमारे वीडियोस के लिंक जब भी आपको मिल जाए, जब भी पोस्ट हो तुरंत आपको मिले, इसके लिए आप बेल आइकन हिट कर दो ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे. चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई क्लास मिस ना हो. और अनअकैडमी पे अगर आप हो या फिर नहीं भी हो तो अनअकैडमी ज्वाइन कर लो. और अनअकैडमी पे मेरी जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो स्पेशल क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो मेरी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इन द गोल ऑफ CSIR UGC नेट. तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो. मेरा प्रोफाइल आपको वहाँ पे मिलेगा, सुरभि कुमारी. तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, उसके बाद लॉगिन करो, देन
सेलेक्ट योर गोल एज CSIR UGC नेट, और ये गोल सेलेक्ट करने के बाद आप स्पेशल क्लासेस में जाना, और स्पेशल क्लासेस में आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे और वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लेना, ताकि वहाँ भी अगर मेरे कुछ लेक्चर्स आए तो आपका मिस ना हो। और अगेन इफ यू आर going for the Unacademy subscription, then you can use my referral code, that is SURBHI01। ये मेरा रेफरल कोड है, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, so that's all about today's lecture. Thank you so much everybody and have a nice day.